हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल 31। हमने इससे पहले वाली वीडियो में आर्टिकल 30 तक देख लिया था, पूरा कंप्लीट हो चुका था। बट इस वाली वीडियो में हम आर्टिकल 31 देखेंगे, जो कि एक प्रकार से एक्सेप्शन है टू फंडामेंटल राइट्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बहुत ही बेसिक राइट है, ये सबको मिलने ही चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जहाँ पे इनमें एक्सेप्शंस आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसे एक्सेप्शंस में आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाएंगे। तो वो क्या एक्सेप्शंस हैं, आज हम वो देखेंगे। उससे पहले आप एक चीज़ देखिए जो इंडिया का गवर्निंग सिस्टम है उसमें 3 मेन ऑर्गन है। पहला ऑर्गन जो है वो है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेटिव है वहाँ पे लॉ बनाई जाती है, हमारी पार्लियामेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव जो लॉ एग्जीक्यूट करता है, जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स, ये जो है ये एग्जीक्यूटिव के ऑर्गन है, क्योंकि जो भी लॉ बनेगा वो एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी इनकी होती है। जुडिशरी जो होती है, जो ये लॉ बनता है, जो लॉ एग्जीक्यूट होता है, उसकी वैलिडिटी को चेक करता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट तो नहीं कर रही है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करती है तो हमारी जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू से उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करती है। तो ये तीनों का काम होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का। अभी मैंने आपको क्यों समझाया, अभी आपको पता लगेगा, क्योंकि आगे हमें इन्हीं से ही रिलेट करना है। पहली चीज़ देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ओरिजिनली उसमें आर्टिकल 31 था। आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट था जो राइट टू प्रॉपर्टी देता था, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको एबॉलिश कर दिया। ये राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल के सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, जो कि आर्टिकल 300A के अंदर है अभी प्रेजेंटली, और पार्ट 12 का ये पार्ट है। तो देखिए, तो आर्टिकल 31 तो हटा दिया, लेकिन फिर हमारे 3 नए आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 31A, 31B और 31C। आर्टिकल 31A और 31B जो है ये आया है आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और आर्टिकल 31C जो है ये आया है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। आपको ये चीज़ें याद करनी है। देखिए, द फर्स्ट अमेंडमेंट, जो ये फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 से, इससे आर्टिकल 31A और 31B आया है। लेकिन जो आर्टिकल 31C है ये आया है आपका 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 31A क्या है। आर्टिकल 31A, पहले इसका बेसिक, आर्टिकल 31A आया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। आर्टिकल 31A मैंने क्या कहा था कि ये है आपका एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट, मतलब इन केसेस में आपके फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आर्टिकल 31A ये कहता है कि 5 चीज़ों में, ऐसी 5 चीज़ें अगर स्टेट के द्वारा होती हैं और उसमें आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो वो वैलिड माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते हो कोर्ट में कि मेरा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो गया, मुझे रेमेडी दे। नहीं, कोर्ट बोलेगा आर्टिकल 31A अलाउ करता है कि बिल्कुल ये अगर इन 5 चीज़ों में आपका आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे तो वो वैलिड माने जाएंगे। अब वो क्या 5 चीज़ें देख, आर्टिकल 31A में लिखा है, इट सेव्स 5 कैटेगरी, ऐसी 5 कैटेगरी ऑफ लॉ हैं जिनको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपका आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 वॉयलेट भी हो रहा है इनसे, तब भी आप इनको कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 14 क्या है, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 19 क्या है, राइट टू फ्रीडम, जिसमें कि स्पीच वगैरह, एक्सप्रेशन, इसके अलावा आपका असेंबल होना, राइट टू रिसाइड, मूवमेंट, ये सब आता है। तो अगर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 आपका वॉयलेट भी हो रहा है इन 5 कैटेगरी से, तो वो वैलिड माना जाएगा, आपको उसके लिए कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। अब वो 5 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़, अगर गवर्नमेंट, अगर स्टेट या आपकी गवर्नमेंट आपका स्टेट को एक्वायर कर लेती है, आपकी ज़मीन वगैरह ले लेती है। अगर दूसरी चीज़, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेता है, स्टेट ले लेता है। एमलगेमेशन ऑफ कॉर्पोरेशन, ये हो जाता है। एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स और कोऑपरेशन। एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीज, तो किस किस चीज़ से? स्टेट, अगर आपकी ज़मीन, मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेशन को मिला देते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि राइट ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर, या फिर माइनिंग लीज। अगर इन 5 चीज़ों में स्टेट गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस करती है और आपका आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 वॉयलेट भी होता है तो वो वैलिड माना जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखिए, आपको याद होगा काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाया था, तो जो टेम्पल था उसके ये टेम्पल के जो ये चारों तरफ का जो एरिया था, यहाँ पे जितने भी हाउसेस थे, ये सारे हाउसेस को हटा दिया गया था, या इन सारे हाउसेस को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, और इन सारे लोगों को अपने घर को छोड़ के जाना पड़ा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्विजिशन ऑफ स्टेट एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट ले रही है उन्हें। तो यहाँ पे अगर कोई इंसान यहाँ से बोले कि सर ये राइट टू इक्वालिटी, मेरा आर्टिकल 19 वॉयलेट हो रहा है, मुझे रहने का अधिकार है, रिसाइड करने का अधिकार है, मेरे मूवमेंट का अधिकार वॉयलेट हो रहा है, तो कोर्ट वहाँ पे बोलेगी आपने अपना आर्टिकल 31A नहीं देखा है शायद। आर्टिकल 31A में क्या लिखा है, अगर स्टेट आपकी, अगर गवर्नमेंट या स्टेट आपकी कोई ज़मीन, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ राइट ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर, या फिर कोई माइनिंग लीज को मॉडिफाई कर देती है, अपने अंदर ले लेती है, तो वो उसमें आपका आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 अगर वॉयलेट भी हो रहा है तो भी
आपको उसमें कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, वो वैलिड माना जाएगा। हाँ, लेकिन इसी के अंदर एक चीज़ लिखी है कि इन 5 चीज़ों को करते समय मान लिया जाए यहाँ पे जब ये मंदिर के इधर जहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रहा था तो इन लोगों के यहाँ से घर ले लिए तो इनको कंपनसेशन दिया गया था, बिल्कुल। तो यहाँ पे यही लिखा है, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द गारंटी राइट टू कंपनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन और रिक्विजिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, सिंपल बोलूँ तो अगर किसी की प्राइवेट जमीन कोई गवर्नमेंट लेती है तो उसके लिए कंपनसेशन दिया जाएगा। अगर वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तब तो नहीं दिया जाएगा, हाँ, लेकिन अगर वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसके लिए कंपनसेशन मिलेगा। तो यही लिखा है आपका आर्टिकल 31A में। क्या लिखा हुआ है? 5 चीज़ों में आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आपकी कोई प्राइवेट जमीन है तो आपको उसके लिए कंपनसेशन दिया जाएगा, लेकिन इसमें जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल हो सकता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि इन केसेस में आप ये नहीं बोल सकते कि आपका आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 वॉयलेट हो रहा है, नहीं बोल सकते आप, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कुछ गलत ढंग से हो रहा है तो इसमें बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू होगा, तभी मैंने लिखा है जुडिशियल रिव्यू। देखो यहाँ पे आर्टिकल 31A ने गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है, तो ये लॉ तो बिल्कुल बना दिया, उसके बाद लॉ एग्जीक्यूट भी हो चुका है, लेकिन इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए जुडिशरी बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट दे रखा है, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एट मार्केट वैल्यू। हाँ, जो ये कंपनसेशन मिलेगा किसी की अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी ले ली है तो वो मार्केट वैल्यू पे देते हैं कंपनसेशन, बस यही लिखा हुआ है आर्टिकल 31A के अंदर। अब देखिए आर्टिकल 31B भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें ये लिखा हुआ है, पहली चीज, आर्टिकल 31B कब आया था? ये भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ही आया था। ये बात करता है 9th शेड्यूल के बारे में। आर्टिकल 31A में हमने देखा था 5 कैटेगरी दी थी, इन 5 के अंदर आता है तब आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। लेकिन जो 31B है वो बात करता है पूरे 9th शेड्यूल के बारे में। ये कहता है कि कोई भी चीज़ अगर 9th शेड्यूल के अंदर आ गई है उसका फिर जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा। सिंपल क्या है कि आर्टिकल 31B बनाया था हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ ऐसे एक्ट और रेगुलेशन है जो कि 9th शेड्यूल के अंदर आए हैं वो कभी भी चैलेंज और इनवैलिड हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है, और वो कभी फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं करेंगे। मतलब अगर वो बना भी दिए गए हैं, अगर कोई चीज़ हमने मान लिया जाए गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया और उसको फिर 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया कि ये अब 9th शेड्यूल में रहेगा, तो गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया था कि इसके बाद इसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। और जब हम उसको 9th शेड्यूल में डालेंगे तो लोग ये नहीं कह सकते कि हमारा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो आर्टिकल 31B का स्कोप जो है ना वो आर्टिकल 31A से बहुत बड़ा है कि नहीं? खुद ही देखो आर्टिकल 31A में सिर्फ 5 चीजें बोली है कि इन 5 चीजों को करते समय, पर आर्टिकल 31B में क्या बोल दिया कि कोई भी चीज 9th शेड्यूल के अंदर डाल दो। तो 9th शेड्यूल में तो कोई भी चीज डाल सकते हो, हाँ, पर वो रिलेटेड होंगी लैंड रिफॉर्म से और अबॉलिशमेंट और जमींदारी सिस्टम, इन सबसे रिलेटेड चीजें 9th शेड्यूल के अंदर आती है। तो 9th शेड्यूल के अंदर तो आप कुछ भी डाल सकते हो लैंड से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें, तो इसका स्कोप तो बहुत ज्यादा बड़ा है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन फिर क्या हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट, देखो पहले गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, बोला कि 9th शेड्यूल में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो पहले गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, बोला कि 9th शेड्यूल जो है उसके अंदर हम कुछ भी डालेंगे वो कभी भी चेक नहीं होगा। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है, फिर क्या लिखा है भाई, हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट्स इन इट जजमेंट, जो कि 2007 वाला है, इसमें बोला कि कोई भी लॉ अगर आप 9th शेड्यूल में डालते हैं तो उसकी बिल्कुल स्क्रूटनी होगी, मतलब वो जुडिशियल रिव्यू उसकी होगी ही होगी। आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमने लॉ बनाया है और उसका कभी भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। मान लिया जाए लेजिस्लेटिव ने अगर लॉ बनाया भी है तो उसका जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल होगा। तो यही बोला था गवर्नमेंट ने 2007 वाले केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थी वो लाई गई थी केशवानंद भारती केस ऑन 24 अप्रैल 1973। अब देखिए तीसरी चीज जो है वो है आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C पहली चीज तो ये आया था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 से। आर्टिकल 31C क्या बोलता है? आर्टिकल 31C ये बोलता है कि अगर गवर्नमेंट जब 39B और 39C, मतलब जब हमारी गवर्नमेंट आर्टिकल 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करेगी तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 वॉयलेट हो रहा है। सिंपल देखो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 12 से लेके 35 तक है, तो ये क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक हमारी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ऐसे प्रिंसिपल या ऐसी कुछ पॉलिसी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को अपनी गवर्निंग में लानी चाहिए, ऐसे कुछ डायरेक्टिव बताए गए हैं, ऐसे कुछ डायरेक्शन दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो यहाँ पे 39B और 39C भी एक तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही है। तो अगर इन दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करते समय अगर आपका आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 वॉयलेट हो रहा है, या कोई इंसान बोले कि मेरा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 वॉयलेट हो रहा है, तो वो कुछ भी वॉयलेटिव नहीं माना जाएगा। उस 39B और 39C को हमेशा ऊपर रखा जाएगा आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से। अब ऐसा क्यों क्या है? देखो पहली चीज देखो आर्टिकल 39B और 39C है क्या, पहले हम ये देखते हैं। उससे पहले आप एक और चीज देखो, एक और चीज समझो। आर्टिकल 39B और 39C जो है ना ये ग्रुप के बारे में बात करते हैं कि सबका भला हो, लेकिन आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो है वो इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का राइट है। आप खुद ही सोचो, कहीं पे अगर ग्रुप के राइट की बात हो रही हो और कहीं पे अगर किसी इंडिविजुअल के राइट की बात हो रही हो तो किसका राइट इंपॉर्टेंट माना जाएगा? ग्रुप का, सबका भला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही का भला हो। तो अब आर्टिकल 39B और 39C को हम एक बार देख लेते हैं क्या दे रखा है। देखो 39B के अंदर दे रखा है
स्टेट को ये डायरेक्शन दे रखी है कि आपको ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि रिलेटेड हो ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जब आप कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएंगे रिगार्डिंग ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, तो ऐसी पॉलिसी बनाइएगा जिससे पूरी की पूरी कम्युनिटी का कॉमन गुड हो, पूरी कम्युनिटी का भला हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान को सारे रिसोर्सेज और सारे ओनरशिप मिल रहे हो। तो ये किस बारे में बात करता है? ये बात करता है पूरे के पूरे कॉमन गुड, मतलब कि सोशल गुड के बारे में इस यहाँ पे बात हो रही है। किसी इंडिविजुअल गुड के बारे में बात नहीं हो रही कि सिर्फ एक ही इंसान का भला हो। यहाँ पे लिखा है कि कम्युनिटी का गुड होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉमन गुड के बारे में बात हो रही है। दूसरी चीज, आर्टिकल 39C क्या बोलता है? आर्टिकल 39C बोलता है कि स्टेट को जो है वो ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसी एक इंसान के हाथ में नहीं हो। मतलब कि आर्टिकल 39C ये बोलता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब जो वेल्थ है ना वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, सभी लोगों को मिलनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के हाथ में नहीं जानी चाहिए। तो आपने देखा आर्टिकल 39B और 39C जो है ये एक प्रकार से कॉमन गुड के बारे में बात करते हैं। मतलब कि ये किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करते हैं, ये ग्रुप ऑफ लोगों के बारे में ये कहते हैं ये सबका भला हो। तो इसीलिए 39B और 39C को हमेशा ऊपर रखा गया आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से। तो यही बोला गया आर्टिकल 39C में कि जब भी कभी 39B और 39C को इंप्लीमेंट किया जाएगा स्टेट के द्वारा और उससे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 अगर वॉयलेट भी हो रहा है, फिर भी आर्टिकल 39B और 39C को हमेशा ऊपर रखा जाएगा। हाँ, इसमें यह बोला है कि जुडिशियल रिव्यू तो बिल्कुल हो सकती है। तो यह है आपका पूरा का पूरा आर्टिकल एक्सेप्शंस टू द फंडामेंटल राइट्स, जिसमें आपके 3 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 31A, 31B और 31C। अब एक बार हम लास्ट में एक बार अच्छे से देख लेते हैं आर्टिकल 31A में क्या है, 31B में क्या है और 31C में क्या है। 31A में 5 कैटेगरी दे रखी है। इन 5 कैटेगरी को होते समय अगर आपका आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 वॉयलेट हो रहा है तो ये वॉयलेटिव नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें 5 कैटेगरी दे रखी है। आर्टिकल 31B किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है 9th शेड्यूल की, जो कि कोई भी चीज़ अगर 9th शेड्यूल के अंदर आई है तो वो वैलिड मानी जाएगी। तीनों ही केसेस में जुडिशियल रिव्यू अलाउड है। 31C क्या बोलता है? 31C कहता है अगर कभी भी गवर्नमेंट जो है अगर वो 39B और 39C को इंप्लीमेंट करेगी और आप बोलो आपका आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 वॉयलेट हो रहा है तो वो वॉयलेटिव नहीं माना जाएगा। ये बोला है आर्टिकल 31C में। 39B किस चीज़ के बारे में बात करता है? ये बात करता है कि ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ये बात कर रहा था ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। और 39C बात कर रहा था आपका कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, ये था। तो ये 3 आपके हैं, आर्टिकल 31A, 31B और 31C। मैंने यहाँ पे आर्टिकल 31 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो हट चुका है। अब वो 300 किसमें आ चुका है? वो 300A के अंदर आ चुका है ना हमारा जो है, हाँ आर्टिकल 300A में आ गया है, जो कि हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है अब। तो 300A, ये है आपके 3 आर्टिकल्स। थैंक यू सो मच।